Welcome back to my channel Mission High. This is part 4. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ये क्या करते हैं? ओपियोइड्स हमारा जो पेन इम्पल्स है उसको सप्रेस कर देते हैं, साथ में रेस्पिरेशन को भी सप्रेस करते हैं और कफिंग को भी सप्रेस कर देते हैं। ये एक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी और कफिंग सेंटर पे मेड्यूला के अंदर, जो कि ब्रेन स्टेम में है। पॉइंट बी, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हिस्ट्री को लेना है। अगर हम किसी को भी ओपियोइड दे रहे हैं तो उससे पहले हमें हिस्ट्री चेक करनी है कि कभी उसको कोई रेनल या फिर लीवर फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर उनको थी तो हम लो डोज देंगे और हम एलर्जी के लिए भी असेस करेंगे। फिर है सी, इसमें क्या है कि इंट्रावेनस जो है वो अगर हम आईवी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट आता है पेशेंट को, बट जितनी जल्दी इफेक्ट आता है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। अगर हम ओरल लेते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक असर रहता है। फिर है डी, यूफोरिया और सिडेशन फील होता है इसमें पेशेंट को खुश रहता है, वो बिल्कुल ऐसे नशे में रहता है। और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक हम ओपियोइड दें तो उसकी डिपेंडेंस भी हो जाती है। फिर है ई, एडमिनिस्टर करते हैं हम इसको लाइक 30 से 60 मिनट्स पहले ही। अगर कोई पेनफुल एक्टिविटी करवा रहे हैं, अगर उसको एम्बुलेट करवा रहे हैं, ड्रेसिंग चेंज करनी है, ब्रीदिंग में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसे आधा से 1 घंटे पहले ही दवाई दे देंगे। फिर है एफ, मॉनिटर करना है हमें रेस्पिरेटरी रेट को, और 12 ब्रेथ पर मिनट अगर उसका जा रहा है या उससे कम है तो हमें तुरंत ही होल्ड कर देना है मेडिसिन को। फिर है जी, पल्स, अगर उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, अगर उसकी पल्स रेट गिर रही है तो भी हम विद होल्ड कर देंगे मेडिसिन को। एच, अगर उसको बीपी, हमें बीपी को असेस करना है कि कहीं उसको दवाई देने से पहले हाइपोटेंशन तो नहीं है। अगर उसको हाइपोटेंशन है तो हमें मेडिसिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है, हम काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होने से बचा सकते हैं उसके रिस्क को। आई, लंग, हमें चेक करने हैं कि नॉर्मल ब्रेथ साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम अस्कल्टेट कर लेंगे। जे, हमें चेक करना है पेशेंट को कि वो डीप ब्रीदिंग अच्छी तरीके से ले रहा है नहीं ले रहा, उसको एनकरेज करना है कि तुम लो डीप ब्रीदिंग। और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का हमें यूज़ करना है जिससे हम लंग्स को कोलैप्स होने से बचा सकें और निमोनिया से प्रिवेंट कर सकें। फिर है के, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें चेक करना है पेशेंट का कितना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है हमें यूरिन रिटेंशन चेक करना है कि उसको कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया, यूरिन तो नहीं रिटेंशन हो गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ओपियोइड जो भी यूज़ करता है। हमें बोलना है पेशेंट को कि मिल्क और स्नैक के साथ ही ले वो जो भी कुछ इनटेक कर रहा है मेडिसिन का, और ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जिससे ज़रूरत पड़े उसको अलर्टनेस की, जैसे अगर वो ड्राइव कर रहा है तो। फिर है इफ़ेक्टिव यूज़, इफ़ेक्टिवनेस जो है दवाई की वो हमें 30 मिनट के बाद में चेक करनी है। अगर हम लोगों ने उसको अभी दवाई दे दी है तो 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि वो असर कर रही है नहीं कर रही। फिर है ओपियोइड एंटागोनिस्ट, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम नेलोक्सोन दे देंगे और साथ में ऑक्सीजन रिससिटेट इक्विपमेंट सारे ही अवेलेबल करके रखेंगे, और ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। फिर नीचे दे रखा है कि जो पेन मैनेजमेंट एक स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स पेन को मैनेज कर सके। फिर है कि अगर हमें इसको कंटिन्यूएशन पर देना है, अगर किसी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है या फिर मतलब उसकी लंबे टाइम तक बढ़िया सर्जरी हो रखी है, उसको इन्फ्यूजन देना ही देना पड़ेगा, या फिर कैंसर का पेशेंट है, तो फिर हमें ऐसे कंटिन्यूएशन में उसको एनाल्जेसिक देने के लिए, ओपियोइड देने के लिए इन्फ्यूजन सेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं एनाल्जेसिक के इफ़ेक्ट को। अगर एनाल्जेसिक का इफ़ेक्ट अभी 50% आ रहा है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओपियोइड जो है उसके असर को बिल्कुल 100% कर देगा काइंडा। तो ये इसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। न्यूरोपैथिक पेन में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया या फिर सीजर डिस्ट्रिथमिया, ये ओरिजिनली इनके लिए था यूज़ करने के लिए, बट अगर किसी को पेन टॉलरेट नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको साथ में दे के उनको इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है मेट्रापेटालिन, वेनलाफेक्सिन और गाबापेंटिन। फिर कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेके। फिर मैरिजुआना जो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है कि फिजिशियन है कितना लिख रहा है और इसका क्या लीगल स्टेटस है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स। इसके अंदर हम अब पढ़ेंगे
सीरम सोडियम को। अभी तक हमारा वाइटल इवेंट्स चल रहे थे जितने भी थे। अब यहाँ से हम जो लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स हैं या जितने भी लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सीरम। तो सीरम क्या है? सीरम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सेल के बाहर रहता है सोडियम, ठीक है, सेल के अंदर नहीं होता। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और एक्सक्रीट होता है यूरिन से। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब ये कब किस कंडीशन में बढ़ जाता है? अगर हमें डिहाइड्रेशन हो, शरीर से पानी निकल जाएगा और सोडियम बढ़ जाएगा शरीर में। फिर अगर रेनल इम्पेयरमेंट हो रही है, पानी निकाल दिया, सोडियम को रिटेंशन कर दिया, तो रेनल कंडीशन में भी हो जाएगा। अब मैं डाइट से ही सोडियम भर भर के ले रही हूँ तो भी मेरी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, वो सोडियम को होल्ड कर लेती है। नेक्स्ट है, अब बेलो नॉर्मल रेंज कब आएगी हमारी? जब को अभी एडिसन डिसीज होगी या फिर डाइटरी इंटेक से ही नहीं ले रहे हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया है, या फिर डायूरेटिक थेरेपी चल रही है कि उसमें ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है उसका जीआई ट्रैक से, या बहुत ज़्यादा पसीना आ गया कि उसमें सोडियम का लॉस हो गया है, या फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन, बॉडी में पानी इतना ज़्यादा हो गया कि सोडियम ही घुल गया कि वो कम हो गया। फिर यहाँ पर ये की पिरामिड दे रखा है, यहाँ पर की पॉइंट कि अगर हम ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, हमें अगर सोडियम के लिए हमें स्पेसिमेन भेजना है, तो अगर किसी पेशेंट को आईवी कैनुला लगा हुआ है तो हम वहाँ से नहीं लेंगे, या फिर उसको इन्फ्यूजन चल रहा है उसी हाथ में, उसी वेन में से हम लोगों ने निकाल लिया, पता चला सोडियम NSRL क्या चल रहा है उसको, तो उससे क्या होगा कि इनएक्यूरेट रीडिंग आएगी, गलत आएगा रिजल्ट। या फिर अगर हमने टॉर्निकेट बहुत देर होगी बांधे हुए, तो उससे क्या होगा कि जब हम ब्लड सैंपल के लिए देंगे तो उसमें इंक्रीज लेवल आएगा पोटेशियम का, तो इनएक्यूरेट रिजल्ट शो करेगा। तो हमें ध्यान देना है कि टॉर्निकेट ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए ना बंधा हुआ हो। फिर है पोटेशियम, सीरम पोटेशियम। तो ये हमारा मेजर इंट्रासेल्यूलर कटायन है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाता है और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जो हमारी बॉडी है वो इसे कहाँ से ऑब्टेन करती है? डाइट से। हम जितना खा रहे हैं उतना ही पोटेशियम हमारी बॉडी को जाएगा। हमारी किडनी प्रिजर्व करती है और इसको साथ में एक्सक्रीट भी करती है। पोटेशियम लेवल यूज़ करे जाते हैं जिससे हम एवेल्यूएट कर सकें कार्डियक और रेनल फंक्शंस को और जीआई ट्रैक के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें, या फिर इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें कितना आईवी रिप्लेसमेंट करना है। फोर्थ पॉइंट, जो जब भी हम रिसीव कर रहे हैं, अगर कोई भी पेशेंट पोटेशियम का सप्लीमेंट ले रहा है तो हमें उसे नोट डाउन करना है। नॉर्मल रेफरेंस इसकी 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। फिर एलिवेटेड वैल्यूज़ कैसे आती हैं? अब अगर बढ़ा हुआ हो तो क्या होगा, क्यों होगा, और अगर घटा हुआ है, पोटेशियम घटा हुआ है तो क्यों आया है? तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर एलिवेटेड वैल्यूज़ क्यों आएगी? अगर उसको एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, CKD है, एडिसन्स डिसीज़ है, डिहाइड्रेशन हो रखा है, कीटो एसिडोसिस हो रखा है, या फिर आईवी इनटेक जो है उसने पोटेशियम का ज़्यादा ले लिया है, या फिर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर है अगर अब वैल्यू नीचे गई है, अब हमें बहुत कम वैल्यू मिली है, तो क्या होगा, क्या रीज़न होगा? बर्न। अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो जितना पोटेशियम है वो जल जाएगा, वो कम हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम हो गया है, डेफिशिएंट डाइटरी इनटेक या पोटेशियम की डायरिया हो रखा है बहुत ज़्यादा, डायूरेटिक का यूज़ कर रहे हैं, जीआई ट्रैक का फिस्टुला, या फिर इंसुलिन एडमिनिस्टर कर दिया। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर होता है उससे ये कम हो सकता है। तो हम अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है एज एंटीडॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हम इंसुलिन और ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, स्टारवेशन या फिर वॉमिटिंग, या फिर जीआई ट्रैक की सक्शनिंग भी कर लेते हैं तो भी पोटेशियम निकल आता है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वॉमिटिंग, इंसुलिन, जीआई ट्रैक की सक्शनिंग। फिर नेक्स्ट रखा है कि क्लाइंट जिनका भी WBC बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट किसी भी रीज़न से इंक्रीज हो रखा है, तो उन लोगों के भी जो पोटेशियम के लेवल है वो इंक्रीज ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पूरा हम कोएगुलेशन सीक्वेंस को देखते हैं। जो ये APTT है ये चेक करता है कि हमारा जो ब्लड टेस्ट है वो कितना टाइम लेता है
हमारा ब्लड क्लॉट होने में। स्पेशली हम लोग इसके अंदर इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करते हैं कोएगुलेशन के कि कितने टाइम में क्लॉटिंग हो रही है। इससे हम ट्रीट कर सकते हैं कि कोई भी अगर ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो रखा है या फिर अगर हमें एंटी कोएगुलेंट्स देने हैं तो कितने देने हैं। इस टेस्ट से ये चीज़ पता लगती है। ये टेस्ट स्क्रीन करता है कि किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रखी है, सिर्फ 7th और 11th 13th फैक्टर को छोड़ के। ये टेस्ट बताता है कि हेपारिन जो है हमारा वो कितना इफ़ेक्टिव रहने वाला है और कितने कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो रखे हैं उनके बारे में ये पता करता है। ये टेस्ट जो है हम लोग 30 से 40 सेकंड के लिए देखते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एक्टिवेटर हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब भी कभी कोई पेशेंट रिसीव कर रहा है हेपारिन को तो हमें अगर उसका ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो 1 घंटे पहले ही हम सैंपल ले लेंगे, इससे पहले उसको डोज लगे हेपारिन की। फिर है कि हमें सैंपल को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है उस हाथ से जिस हाथ में हेपारिन ही इन्फ्यूज़ हो रहा हो। ट्रांसपोर्ट करना है स्पेसिमेन को एकदम जितनी स्पीड से हो सके। फिर डायरेक्ट प्रेशर जो है वेनिपंचर जहाँ से हम लोगों ने ब्लड निकाला है वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर 3 से 5 मिनट का हम अप्लाई करेंगे। इसके कुछ एलिवेटेड फैक्टर्स हैं कि क्यों बढ़ा हुआ आएगा। अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी हो गया फैक्टर नंबर 2, 1 की, 2 की, 5th की, 7th की, 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, या फिर उसको हीमोफीलिया हो रखा है, हेपारिन थेरेपी उसकी चल रही है पहले से, या फिर उसको कोई लीवर डिसीज़ हो रखा है। तो यहाँ पर की पॉइंट पिरामिड में दे रखा है कि अगर इसकी वैल्यू हमारे थ्रोम्बिन वाली वैल्यू इंक्रीज आ रही है, लाइक लार्जर लॉन्गर देन 100 सेकेंड से भी ज़्यादा ऊपर की आ रही है, क्लॉट नहीं जम के दे रहा इजीली, तो इसका मतलब जो भी पेशेंट आईवी थेरेपी पर है उसको खतरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, या फिर तुरंत ही हमें एकदम से ब्लीडिंग प्रिकॉशन उसके इनिशिएट करवाने हैं।